नमस्कार, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन की इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जैरत। आज हम कर रहे हैं नारी शक्ति को सलाम, आधी आबादी को नमन, जिसके बिना ये संसार अधूरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस आधी आबादी के लिए हम इस दिन को मनाते हैं वो आज तक जो है अपनी आर्थिक आजादी का इंतजार कर रही है। जी हाँ, उस आधी आबादी को अब तक जो है अपनी आर्थिक आजादी ही नहीं मिल पाई है और इसके लिए हम आज ये खास पेशकश लेकर आए हैं। शो में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनके साथ हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ दिलचस्प आंकड़े दिखाते हैं कि आखिरकार आज हम क्यों कर रहे हैं महिलाओं की आर्थिक आजादी की बात। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि अनुमानित जो उम्र होती है एक महिला और पुरुष की काम करने की, वो होती है 25 साल। लेकिन जब बात आती है शुरुआती सैलरी की, जब ये दोनों काम करना शुरू कर देते हैं तो शुरुआती सैलरी जो होती है वो एक पुरुष की होती है 40,000 रुपए है, वहीं एक महिला की शुरुआती सैलरी जो होती है 32,000 रुपए होती है। तो देखिए, करीब करीब 20% का जो होता है वो दोनों की सैलरी में फर्क आता है। तो ये फर्क जो होता है वो असमान वेतन यानी कि जेंडर डिस्पैरिटी की वजह से ये पूरा फर्क आता है। लेकिन सालाना बढ़ोतरी जो होती है, अगर फर्ज किया जाए, एक अनुमान लगाया जाए, तो महिला और पुरुष की सैलरी में करीब करीब 10% की होती है। वहीं अगर हम निवेश की बात करें कि कौन कितना निवेश करता है, तो एक पुरुष भी अपनी सैलरी में से करीब 10% हिस्सा जो है वो निवेश करता है। वहीं एक महिला जो है वो भी है अनुमानित जो होती है 10% हिस्सा जो है निवेश करती है। लेकिन निवेश में अगर हासिल होने वाले रिटर्न की बात की जाए तो वो भी उनको लगभग बराबर ही मिलता है। 10% का जो रिटर्न है वो एक अनुमान के मुताबिक उनको अपने निवेश पर मिलता है, अगर ये निवेश जो है वो म्यूचुअल फंड्स में किया जाता है। लेकिन करियर की बात की जाती है तो करियर में जो एक फासला होता है, गैप जो होता है, वो पुरुषों के करियर में आता है। वहीं महिला के करियर में जो होता है वो गैप आता है करीब करीब 5 साल का। इस वजह से जो है वो महिलाओं के निवेश पे फर्क पड़ता है और जब एक महिला वापस अपने काम पर जाती है तो उसको कहीं ना कहीं जो सैलरी होती है वो बाद में जाके पुरुषों के मुकाबले कम मिलती है। तो ये रिटायरमेंट की उम्र जो होती है वो दोनों की 60 साल होती है। लेकिन अगर हम ये बात करते हैं कि निवेश से इकट्ठा हुआ फंड वो रिटायरमेंट तक कितना होता है, तो देखिए इसमें कितना फर्क आ जाता है। चूंकि महिलाएं जो होती हैं वो गैप लेती हैं अपने काम से, तो कहीं ना कहीं ये फर्क आता है। पुरुषों का जो रिटायरमेंट का फंड इकट्ठा होता है वो करीब 5.5 करोड़ रुपए इकट्ठा होता है। वहीं महिलाओं का 2,86,00,000 रुपए के आसपास का फंड जो है रिटायरमेंट के आसपास इकट्ठा होता है। ये इतना बड़ा फर्क इसलिए होता है क्योंकि महिलाएं जो होती हैं वो अपने करियर में ब्रेक लेती हैं, जिस वजह से उस वक्त वो निवेश नहीं कर पाती हैं। पुरुषों की जो आय होती है वो कहीं ना कहीं ज्यादा होती है, तो इस वजह से वो निवेश करते हैं। लेकिन अनुमानित जीने की उम्र जो देखिए ये होती है, महिलाओं की होती है 79। तो यहाँ पर महिलाएं जो है वो ज्यादा जीती हैं, ऐसे में उनको रिटायरमेंट के लिए ज्यादा फंड चाहिए होता है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि महिलाएं जो हैं वो रिटायरमेंट तक अपना ज्यादा फंड इकट्ठा नहीं कर पाती हैं और यही वजह है कि आज हम इस खास पेशकश को आपके लिए लेकर आए हैं। क्योंकि एक महिला जो पुरुषों के बराबर खर्च करती है रिटायरमेंट के बाद, जब 20 लाख रुपए सालाना जो दोनों का खर्चा होता है, तो उस हिसाब से एक पुरुष जो है वो ताउम्र जो है अपने रिटायरमेंट फंड के साथ जो है आसानी से जिंदगी बिता सकता है। लेकिन यही अगर एक महिला की बात की जाए तो उसका ये जो फंड होता है वो 16 साल चलता है। तो इसीलिए आज हम ये खास पेशकश आपके लिए लेकर आए हैं कि आखिरकार आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग जो है वो कैसी होनी चाहिए, क्यों महिलाओं को जो है वो ज्यादा निवेश करना चाहिए और कब जो है महिलाओं को निवेश की शुरुआत करनी चाहिए। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रही हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर श्वेता जैन। श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विमेंस डे की आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी थैंक यू वेरी मच श्वेता जी। तो आपने ये पूरे आंकड़े सुने। महिलाएं जो होती हैं अक्सर अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग लेट करती हैं, लेकिन वो ये भूल जाती हैं चूंकि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है, उन्हें ज्यादा निवेश करना होता है, एक करियर में जो फासला आ जाता है उस वजह से भी वो निवेश नहीं पूरा कर पाती हैं। तो कहीं ना कहीं इन बातों पे महिलाओं का ध्यान नहीं जाता। लेकिन पुरुषों के मुकाबले जो महिलाओं की कमाई कम होती है वो तो सबसे बड़ा जो है फैक्टर बन जाता है। तो आखिरकार एक महिला को इस चीज को कितना ध्यान में रखना चाहिए जब वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बनाए?
जी, महिलाओं को इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जहां पुरुषों के लिए ये एक रनिंग रेस होता है, महिलाओं के लिए ये एक ऑब्स्टिकल रेस हो जाता है। काफी ऑब्स्टिकल्स हम पार करके उसी स्पीड पे अगर हमको चलना है तो अपना प्लानिंग हमको अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि चाहे करियर ब्रेक्स हो बच्चों के लिए, कभी एल्डरली के लिए, अपने माता पिता के लिए या इन लॉज के लिए हम ब्रेक लेते हैं जल्दी, काम की रेस से अगर जल्दी भी निकल जाते हैं तो वर्किंग ईयर्स जो है महिलाओं का वो थोड़ा कम हो जाता है। और जैसे आपने बिल्कुल सही बताया, जेंडर डिस्पैरिटी है, पे गैप है, तो उसकी वजह से भी महिलाओं को ऑलमोस्ट 20% कम की वेजेस मिलती हैं, सैलरीज मिलती हैं। तो इसका ये मतलब है कि हम ऑलरेडी एक बैक फुट पे स्टार्ट करें, तो अगर हम ये प्लान नहीं करें तो हम कभी कैचअप नहीं कर पाएंगे। और जैसे आपने बताया, हमारे लिए ये रिटायरमेंट तक, पूरे अपने आयु तक वो चलेगा ही नहीं, इसलिए हमको अपना रिटायरमेंट बेहतर प्लान करना चाहिए, जल्दी प्लान करना चाहिए। और अक्सर हमने देखा है महिलाएं रिस्क नहीं लेती हैं, सेफ ऑप्शंस ज्यादा प्रेफर करती हैं, चाहे वो एफडीज हो चाहे गोल्ड हो। तो हम एजुकेट करके महिलाओं को ये बताना चाहते हैं कि आपको जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनके लिए आपको थोड़ा सा रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर रिस्क नहीं लिया आपने तो वो एक ज्यादा बड़ा रिस्क होगा। बिल्कुल, तो अगर आपने कोई रिस्क नहीं लिया तो वो आपके लिए ज्यादा बड़ा रिस्क हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिस्क जो है वो अपने निवेश में लेना होगा, जिससे कि आप पुरुषों के बराबर जो है वो अपने लिए रिटायरमेंट का फंड इकट्ठा कर पाएं, क्योंकि ये बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन श्वेता जी, हम ये फंड की बात तो कर रहे हैं कि रिटायरमेंट तक के लिए फंड इकट्ठा करना है, लेकिन हमने ये भी देखा कि महिलाएं जो होती हैं, चूंकि उन्हें मैटरनिटी ब्रेक लेना पड़ता है, कई बार बच्चों की परवरिश के लिए ब्रेक लेना पड़ता है, तो उस दौरान भी जो होता है कहीं ना कहीं वो ढंग से निवेश नहीं कर पाती हैं। तो ये कितना बड़ा फैक्टर बन जाता है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये अपने लक्ष्य को हासिल करने से जो है वो रोक रहा होता है। जी, हमको अपने सारे लक्ष्य अलग रखने चाहिए। जैसे अगर एक करियर ब्रेक भी ले रहे हो तो उसके लिए एक अलग फंड बनाएं, अपने एजुकेशन के लिए, ताकि जब वो वापस करियर रिज्यूम करे तो उनका सैलरी कम नहीं हो, वो लेवल पे वापस कर पाए। तो एक कंटिन्यूअस एजुकेशन फंड भी बनाते रहना चाहिए। अगर अपने आप में इन्वेस्ट करेंगी तो अपनी सैलरीज ज्यादा भी डिमांड कर पाएंगी। वेकेशंस हो या बच्चों के गोल्स हुए या अपनी हेल्थ के लिए भी जो हमारे गोल्स है, तो अलग अलग गोल्स के लिए उनको प्लान करना चाहिए। और अगर हमने अलग अलग गोल्स के लिए प्लान किया तो इजी हो जाता है हमारे लिए ये देखना कि जो लॉन्ग टर्म गोल है उसके लिए चाहे हम कम ही पैसा निवेश करें, पर क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे और इक्विटी जैसे एसेट्स क्लासेस में करेंगे जो रिस्की होता है थोड़ा, तो उनमें रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होता है। तो अगर हम प्लानिंग सही से करें तो ये सारे गोल्स मिल सकते हैं, ना ही कि सिर्फ रिटायरमेंट। डिस्पाइट के ये ऑब्स्टिकल रेस हो सकता है, हम ये ऑब्स्टिकल्स ओवरकम कर सकते हैं। तो बिल्कुल, अगर आपके मन में भी जो है कुछ सवाल उठ रहे हैं, तो चूंकि आज ये विमेंस डे स्पेशल है, तो बिल्कुल हम अपनी महिला दर्शकों से एक खास गुजारिश करेंगे कि बेझिझक आप हमें अपने सवाल भेजिए फेसबुक या फिर ट्विटर के जरिए। श्वेता जैन जी जो है आपके तमाम सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगी। हमारी कोशिश रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा आज महिला दर्शकों के सवाल जो है उनका जवाब दे पाए। और अगर पुरुष भी हमारा शो देख रहे हैं तो आप अपनी पत्नियों को, बहनों को या बेटियों को जो है वो जरूर एनकरेज कर, प्रोत्साहित करें कि वो हमें अपने सवाल भेजें निवेश से जुड़े हुए, और निवेश में उनकी सलाह जरूर शामिल करें, क्योंकि बात आदि आबादी की, आर्थिक आजादी की है। लेकिन श्वेता जी, जैसा कि हम अभी जिक्र भी कर रहे थे कि महिलाओं की जो औसत उम्र जो होती है वो पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होती है, यानी कि वो जीती ज्यादा है। लेकिन रिटायरमेंट का फंड जो होता है वो तो उतना हासिल नहीं हो पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें ब्रेक लेना पड़ जाता है, या फिर जैसा कि हमने बात की कि असमान वेतन होता है। तो ऐसे में महिलाओं को क्या करना चाहिए, रिटायरमेंट के लिए कैसे प्लानिंग करें, क्योंकि अगर औसत उम्र ज्यादा है तो फंड तो ज्यादा ही चाहिए होगा। जी बिल्कुल, तो हमको अपने सेविंग्स बढ़ाने पड़ेंगे। अक्सर हम देखते हैं कि जब इनकम आ जाती है तो उसके बाद हम खर्चे निकालते हैं और फिर सेव करते हैं, तो जो बच जाता है उसको बचाते हैं हम। इससे हम अगर थोड़ा सा अलग आउटलुक रखें कि पहले पैसे बचाएं
और फिर जो बच जाए उसको खर्चा करें। तो इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस अगर करें हम, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हम खर्चों को भी थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं। अगर पैसा है बैंक में तो हम उसको खर्च कर लेते हैं। तो अगर पहले बचाए, पहले SIP करें, पहले कुछ भी कहीं पे भी और इन्वेस्ट करें, तो हम उससे बिल्कुल बचा सकते हैं और अपना रिटायरमेंट फंड बढ़ा सकते हैं। अब हमको अपनी सेविंग्स बढ़ानी पड़ेंगी पहले। तो बिल्कुल आपको अपनी सेविंग्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी होंगी, जिससे कि आप अपने लिए रिटायरमेंट के लिए जो है फंड ठीक ठाक इकट्ठा कर पाएं। लेकिन श्वेता जी, ये भी हमें ज़रा बताइए कि आखिरकार स्मार्ट जो है वो निवेश का तरीका क्या होना चाहिए? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि महिलाएं जो होती है वो बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट में विश्वास रखती हैं। वो ये सोचती हैं कि क्यों ना कुछ सेफ इन्वेस्टमेंट किया जाए, FDs में निवेश करें या फिर गोल्ड जो है उसमें निवेश किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि आखिरकार स्मार्ट इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए जिससे कि रिटर्न अच्छा खासा हासिल और जो एक फासला आ जाता है पुरुषों के और महिलाओं के रिटायरमेंट फंड में, उसको थोड़ा बहुत पूरा किया जा सके? जी बिल्कुल, अगर हम स्मार्टली इन्वेस्ट करें, एक तो हमको अपनी सेविंग्स बढ़ानी चाहिए और दूसरा हमको जो आज हम रिस्क नहीं लेते हैं उसको हमको बदलना पड़ेगा। हमको अपने इन्वेस्टमेंट का तरीका बदलना पड़ेगा। FDs शॉर्ट टर्म के लिए सेफ हो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में ये हमको नुकसान पहुंचाता है। अगर रियल रिटर्न्स देखें इन्फ्लेशन के बाद, टैक्सेस के बाद, तो क्योंकि महिलाएं सिर्फ सेफ इन्वेस्टमेंट्स चूज करती हैं, अक्सर हमारा इनसे नुकसान हो जाता है। तो जहां पे हमको इक्वल से ज्यादा रिटर्न्स चाहिए, हम इक्वल रिटर्न्स भी नहीं ले पाते हैं। तो हमको जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे गोल्स हैं उनके लिए इक्विटी एक्सपोजर जरूर लेना चाहिए। बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी उसको जाने बिना करें। हमको एजुकेशन उसके बारे में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए। और जो लॉन्ग टर्म है, 10 साल से ज्यादा के जो गोल्स है, उसके लिए हमको जरूर इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं इक्विटी पे इतना ज्यादा जोर इसलिए दे रही हूँ कि अक्सर महिलाएं बाकी सेफ ऑप्शंस में तो इन्वेस्ट कर लेती हैं, इक्विटी में बिल्कुल भी नहीं करती हैं। तो धीरे धीरे इन्वेस्ट करें, छोटे छोटे अमाउंट से स्टार्ट करें, बट उसको फिर जब उनको समझ में आ जाए तब उनको इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा देना चाहिए। और फिर डर नहीं रखना चाहिए 10 साल से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर उतार चढ़ाव आए तो जैसे पुरुष भी उतार चढ़ाव देखते हैं, हमको भी उस ऑप्शन के लिए ओपन रहना चाहिए कि उतार चढ़ाव हम भी देखें इन्वेस्टमेंट्स की अपनी तरफ पे, तो हम अपने गोल्स तक जरूर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, तो महिलाएं जो हैं जिस तरह से जिंदगी में उतार चढ़ाव देखती हैं, उन्हें निवेश में भी उतार चढ़ाव देखने की थोड़ी सी आदत डाल लेनी चाहिए। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए कि इक्विटी ऑप्शन जो है वो आपके लिए बेहद जोखिम भरा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ज्यादा फायदा भी दे जाएगा। खैर, इस बीच में हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गई, हमारे साथ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा भी जुड़ गई हैं। पूनम रुंगटा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और वुमेन्स डे की आपको ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू पल्लवी, सेम टू यू। तो जैसा कि आज हम चर्चा कर रहे हैं आधी आबादी की आर्थिक आजादी की, तो सबसे पहले जरा हमें ये बताइए कि कब जो है एक महिला को निवेश की शुरुआत करनी चाहिए? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि नौकरी तो शुरू हो जाती है, लेकिन महिलाएं जो होती है वो ज्यादातर जो होती है डिपेंडेंट रहती हैं अपने फैसलों के लिए, और खास तौर पे जब बात आती है निवेश से जुड़े फैसलों के लिए। तो आप महिलाओं को क्या सजेस्ट करेंगे, कब से जो है वो निवेश की शुरुआत कर दें? देखिए पल्लवी जी, आपने एकदम ठीक कहा कि महिलाएं निवेश करने में देरी करती हैं। पर यहाँ ये भी एक खास बात है कि जो सेविंग्स होती है, फैमिली की सेविंग कहें या खुद की पर्सनल सेविंग करें, उसमें महिलाएं सबसे आगे होती हैं हमेशा। क्योंकि बाय नेचर वो एक सेविंग नेचर की होती हैं, और जो भी उनका खर्च होता है, जो भी पैसा उन्हें इनकम के तौर पे, चाहे वो हाउसवाइफ को उनके हस्बैंड्स देते हैं या वो खुद कमाती हैं, उनको वो इतने साइंटिफिकली बजट करके उनमें से सेविंग तो कर ही लेती हैं, हर हाल में वो सेविंग करती हैं। पर जहाँ निवेश का सवाल आता है, जैसे आपने एकदम राइटली कहा कि वो डिपेंडेंट रहती हैं, और जहाँ निवेश करने की बात आती है वहाँ वो डिसीजन खुद नहीं लेती। सेविंग खुद करती है मगर निवेश खुद नहीं करती। तो यहाँ महिलाओं को ये बदलना होगा कि जिस दिन से वो इनकम स्टार्ट करें तभी से अपना निवेश शुरू करें। जैसे कि हमने पहले भी बात करी कि महिलाओं के कई गोल्स
पुरुषों के अगेंस्ट अलग होते हैं और ज़्यादा होते हैं। जैसे कि उन्हें मैटरनिटी गोल्स होते हैं उनके, उसमें खर्चा होता ही है और इनकम में भी ब्रेक लगती है। साथ ही अगर वो शादीशुदा नहीं हैं और शादी होने के बाद अगर रिलोकेशन की बात आती है कि उन्हें शादी के बाद किसी और स्टेट में अपने हस्बैंड के साथ, फैमिली के साथ जाना पड़े, जॉब चेंज करना पड़े, तो उसमें भी उनके इनकम में ब्रेक लगते हैं। इसलिए निवेश करने की शुरुआत जल्द से जल्द करनी चाहिए और पुरुषों के मुकाबले उन्हें अपनी इनकम का ज़्यादा निवेश करना चाहिए, ताकि ये सब जो ब्रेक्स आते हैं उनकी लाइफ में उनको वो बहुत अच्छे से फुलफिल कर सकें और बिना किसी फाइनेंशियल तकलीफ के वो हर गोल्स को हंसते हंसते आराम से निकल जाएं उसमें से। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर श्वेता जैन जुड़ी हुई हैं। और अब बारी है उन फंड्स के नाम जानने की जिनके जरिए महिलाएं जो है इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं और अच्छा रिटर्न भी हासिल कर सकती हैं। तो श्वेता जी, सबसे पहले आप बताइए कि किन फंड्स में जो है निवेश करना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए वो आदित्य बिरला सेविंग्स फंड में कर सकते हैं या फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट बॉन्ड फंड में कर सकती हैं। मीडियम टर्म के जो गोल्स है 3 से 5 साल तक के, उनके लिए कोटक इक्विटी सेविंग्स या आईडीएफसी बॉन्ड फंड में कर सकती हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए जो है 5 साल से ज्यादा के गोल्स हैं, उनके लिए आईसीआईसीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 और इन्वेस्को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड्स में वो इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो बिल्कुल आप जो है इन तमाम फंड्स में जो है निवेश कर सकती है। सिर्फ आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा कि आपने अपने जो लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म है या फिर मीडियम टर्म है, और उसके अनुसार ही जरूर निवेश कीजिएगा। पूछिए, अब आप जरा हमारी महिला दर्शकों को बताइए कि कौन कौन से ऐसे फंड्स हैं जो आप सजेस्ट करती है महिला दर्शकों के लिए। मैं थोड़ी सी रिस्क टेकर हूँ और मैं चाहती हूँ सभी महिलाएं रिस्क उठाएं थोड़ा बहुत, क्योंकि वो बाय नेचर थोड़ी कंजर्वेटिव होते हैं। तो लॉन्ग टर्म जो गोल है, जिसे 10 साल का अगर होराइजन है, तो आप एक मिड एंड स्मॉल टर्म का स्मॉल टाइप के फंड का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, जैसे एल&टी मिड कैप या फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड, जिन्होंने पिछले 10 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। उसके बाद मीडियम टर्म गोल यानी 5 से 7 साल से ज़्यादा के, जो 5 से 7 साल के बीच के लिए एक डिवर्सिफाइड फंड ले, जैसे कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड। और स्मॉल टर्म होराइजन 5 साल का मैं मानूंगी, क्योंकि 3 से 5 साल से कम के लिए तो इक्विटी में निवेश करना जोखिम भरा होता है। तो आप रिलायंस लार्ज कैप फंड या एक्सिस ब्लू चिप फंड का भी चुनाव कर सकते हैं। यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फंड का जो भी चुनाव सोच समझ के करें, उसमें पेशेंटली बने रहें, पैनिक सिचुएशन ना करें। बिकॉज जब हम एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं, तो जब भी मार्केट अपने बॉटम्स में होता है, वही समय होता है निवेश बढ़ाने का, ना कि उसमें से निकलने का। तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पेशेंस बनाने की इक्विटी मार्केट में, और वो लंबे समय में ज़रूर आपको वेल्थ बना के देंगे। तो आपको इन चीज़ों का खास ख्याल रखना होगा कि जब भी आप कोई निवेश के लिए फंड चुने, तो जिस तरह से ज़िंदगी में आने वाली आप किसी भी परेशानी से घबराती नहीं है, ठीक उसी तरह से अगर कभी बाजार में उतार चढ़ाव आता है और म्यूचुअल फंड्स में आपको रिटर्न ठीक नहीं मिलता, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और खासतौर पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं, तो अपने फंड्स में बने रहें, जिस तरह से पूनम जी ने भी अभी सलाह दी। और अब बारी आ गई है कुछ महिला दर्शकों के सवालों को शामिल करने की। चूंकि विमेंस डे है, तो हमें बहुत सी महिलाओं ने जो है अपने निवेश के लिए जो है से सलाह मांगी हुई है। कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले अनु तोमर जी का हमारे पास सवाल आया हुआ है ईमेल के जरिए। श्वेता जी, ये आपसे जानना चाहती हैं कि ये फिलहाल पीपीएफ में मासिक निवेश कर रही हैं 4,000 रुपए का, एलआईसी जीवन आनंद पॉलिसी का इन्होंने 25,000 रुपए का ये सालाना प्रीमियम जो है वो भर रही है, एनपीए स्कीम में भी निवेश कर रही है 3,000 रुपए का, और इनके पास जो है कुछ फंड्स भी हैं जिनमें ये निवेश कर रही है, और 5 फंड है जिसमें एसबीआई ब्लू चिप फंड, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड, एक्सिस फोकस 25 ग्रोथ फंड और मेरा एसेट इंडिया इक्विटी फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड है। इन्होंने अपने लक्ष्यों का भी श्वेता जी जिक्र किया हुआ है, जिसमें 5 साल में इन्हें 20 लाख रुपए चाहिए, 10 साल बाद 35 लाख, 20 साल बाद 2 करोड़ का भी इनका लक्ष्य है, और साथ ही 2 से 3 साल के लिए ये चाहती हैं कि 10 लाख रुपया जो है वो इकट्ठा हो जाए, और इसके लिए कुछ स्मॉल कैप फंड जो है उस पर आपकी राय चाहती है। तो क्या सलाह देना चाहेंगे आप इन्हें? जी, ये ऑलमोस्ट
22 से 24,000 रुपए पर मंथ वैसे निवेश कर रहे हैं। पर इनके अगर गोल्स हम देखें तो पहले गोल के लिए जो 20 लाख 5 साल में चाहिए, उसके लिए इनको 26,500 रुपए पर मंथ निवेश करना पड़ेगा। और जो 35 लाख का गोल है 10 साल में, उसके लिए 15,000 रुपए पर मंथ निवेश करना पड़ेगा। और जो 2 करोड़ का गोल है 20 साल में, उसके लिए 20,000 रुपए पर मंथ निवेश करना चाहिए इनको। तो इनको अपने इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने जरूर पड़ेंगे। अभी ये फिलहाल जो कर रहे हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, तो मैं ज्यादा चेंजेस नहीं रेकमेंड करूंगी पोर्टफोलियो में। इन्होंने एक अच्छा मिक्स लार्ज और मिड कैप का कर रखा है, लेकिन बस मुझे फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स का यही डर रहता है कि जो स्मॉल कैप में या मिड कैप में डालते हैं उसके उतार चढ़ाव से ये डरे ना। अगर वैसा है तो स्मॉल कैप में ज्यादा ये निवेश ना करें, ताकि पोर्टफोलियो में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखे। ओवरऑल काफी डेट में भी निवेश कर रखा है इन्होंने, जैसे पीपीएफ है या एनपीएस है, तो इनमें डेट एक्सपोजर भी रहता है। तो इनकी स्कीम्स मैं रेकमेंड करूंगी कि बने रहें। इनकी जो एग्जिस्टिंग एसआईपीज है उसके अलावा जो ये नया एसआईपी शुरू करें, मैं रेकमेंड करूंगी कि जो शॉर्ट टर्म गोल है इनका, जो फर्स्ट वाला है 5 साल के अंदर, उसके लिए कोटक इक्विटी सेविंग्स फंड में ये एसआईपी शुरू कर लें और आईसीआईसीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में ये शुरू कर दे एसआईपी, ताकि इनके गोल्स तक ये जल्द पहुंच सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर लेंगे अनु जी, और ऑल द वेरी बेस्ट। और महिला दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं। स्नेहल पटेल जी का सवाल है, पूनम जी आपसे ये जानना चाहती है कि इनकी 1 लाख रुपए की मासिक आय है, इसे ये किस तरह से निवेश करें। 12 साल में इन्हें 1 करोड़ रुपया चाहिए और फिलहाल जो है ये किसी भी तरह के फंड में अभी निवेश नहीं कर रही हैं, तो किन फंड्स में निवेश करने की आप इन्हें सलाह देंगी? 12 साल एक अच्छा खासा लंबा होराइजन है। इनका जो गोल है 1 करोड़ रुपए जो इन्हें बनाने हैं 12 साल में, उसके लिए उन्हें कम से कम 30 से 35,000 रुपए प्रति माह निवेश करने होंगे, जिसे वो डिवाइड कर सकते हैं 6 से 7 डिफरेंट काइंड ऑफ फंड्स में। एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं। अगर आपके कोई और लक्ष्य हैं तो उन्हें भी साथ में जोड़ लें और हर इन्वेस्टमेंट को अपने गोल के साथ लिंक कर दें। फिलहाल जो इनका गोल है उसके लिए ये एक डिवर्सिफाइड टाइप का पोर्टफोलियो बनाएं, जिसमें एक लार्ज कैप फंड हो, जैसे एक्सिस ब्लू चिप या रिलायंस लार्ज कैप ले लें, 5,000 का उसमें निवेश करें। मिड कैप फंड में फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड ले सकते हैं। उसके बाद लार्ज एंड मिड कैप फंड जैसे मिराई इमर्जिंग इक्विटीज फंड ले लें। स्मॉल कैप कैटेगरी भी शामिल कर सकते हैं, हालांकि रिस्की होता है जैसे श्वेता जी ने अभी बताया, बट अगर आप पैनिक ना करें तो स्मॉल कैप जरूर इंक्लूड करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो आपको अच्छा रिटर्न देगा। उसमें आप रिलायंस स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं या L&T इमर्जिंग बिजनेसेस फंड, दोनों में से जो उन्हें अच्छा लगता है वो ले सकते हैं। फिर एक डिवर्सिफाइड टाइप का फंड, मल्टी कैप फंड, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप ले लें। और एक निफ्टी फंड भी ले सकते हैं जो महिलाओं के मूड को, साइकोलॉजी को सूट करता है, जैसे रिलायंस इंडेक्स फंड या ICICI प्रूडेंशियल का निफ्टी नेक्स्ट इंडेक्स फंड ले लें। इस तरीके का मिला जुला पोर्टफोलियो बनाएं और उसमें बिल्कुल बने रहें। हालांकि आपको रिव्यू करने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ क्या रिटर्न दे रहा है वो फंड और आपके गोल्स अगर चेंज हुए हैं तो, वरना आप उसमें बने रहें, आपको ज़रूर ये आपका गोल अचीव करके दें। बिल्कुल, तो इन फंड्स में स्नेहल जी आप निवेश कर सकती हैं और आज विमेंस डे के अच्छे मौके पर जो है निवेश कर श्री गणेश आज से आप कर ही दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूनम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो महिलाओं की आर्थिक आजादी जब तक नहीं मिलेगी तब तक विमेंस डे का जश्न जो है वो अधूरा रहेगा, इसलिए आज आप अपने निवेश की जो है वो तुरंत शुरुआत कर दीजिए अगर अब तक आपने निवेश नहीं किया है। तो आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।